हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पूरे संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के। इसमें इतिहास के, भूगोल के, नागरिक शास्त्र के और अर्थशास्त्र के सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझसे पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए। 50 में कम से कम 45 आप लोगों का सही होना ही चाहिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ता हूं और आंसर बताइए आप लोग। पहला प्रश्न यह है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी कावूर, ऑप्शन डी मेजनी। बताइए यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था? पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आई होप सभी लोग अच्छे से देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे ने ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा मेरे प्यारे विद्यार्थी यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, वो कौन सा देश था जहाँ पे राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ फ्रांस से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर देखिए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी को। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी को। ये डेट आप लोगों को याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, तो गलती नहीं करनी है आप लोगों को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 ये है, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था वो किन दो नेताओं के बीच हुआ? ऑप्शन ए गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी गांधी जी और नेहरू, ऑप्शन सी गांधी जी और सरदार पटेल, ऑप्शन डी नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। बताइए पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गांधी जी थे और कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी थे। मतलब पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, प्रश्न नंबर 5वां है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन में पढ़ता हूँ, बताइए आप लोग। ऑप्शन पहला 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1934। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, महामंदी का आरंभ कब हुआ? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी 1929 में। ठीक है, 1929 ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? ऑप्शन ए दक्कन के पठार में, ऑप्शन बी मालवा प्रदेश में, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन डी थार रेगिस्तान में। बताइए बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7वां कि लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्कन के पठार में। कहाँ पे? दक्कन के पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर 8वां देखिए, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? बताना है चारों ऑप्शन में से कौन अजैवीय संसाधन है। ऑप्शन ए चट्टाने, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी मछलियाँ। बताइए राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 8वें का। तो देखिए निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन पूछा है ना, तो हो जाएगा आप लोगों का चट्टाने, क्योंकि चट्टाने कौन से संसाधन है? अजैवीय संसाधन है। बाकी ये सब जो आप 3 देख रहे हो, पशु पौधे मछलियाँ, सब जैवीय संसाधन होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा और एक ऑप्शन डी जो लास्ट में है
लेटराइट मृदा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा। ठीक है, कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10वां यह है, चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो किससे संबंधित चलाया गया था? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। बताइए प्रश्न नंबर 10वें का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो ऑप्शन बी, वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1990। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1972 में लागू किया गया। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 देखें। प्रश्न नंबर 12 क्या है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? जो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। बताइए प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भूदान आंदोलन था वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो विनोबा भावे, मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल? देखिए अब रेशेदार फसल है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हर बार आता है। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी रबर। अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी रेशेदार फसल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जूट जो है वो कैसी फसल है? रेशेदार फसल होती है जूट, मतलब ऑप्शन पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? अब 4 ऑप्शन पढ़ता हूँ, बताना है फलीदार फसल। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी मोटे अनाज, ऑप्शन सी ज्वार तिल, ऑप्शन डी तिल। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का? फलीदार फसल बताना है आप लोगों को, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दालें, क्योंकि जो दालें होती हैं वो कैसी फसल होती हैं? तो फलीदार फसल होती हैं। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15वां क्या है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि खरीफ की फसल कौन है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों, मतलब बी तथा सी का मतलब धान और कपास दोनों। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि देखिए धान भी आप लोगों का खरीफ की फसल में आती है और कपास भी आपकी खरीफ की फसल में ही आती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 16 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 16 है कि झरिया प्रसिद्ध है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, कोयले के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। बताइए प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए झरिया जो प्रसिद्ध है ना वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 17 का उत्तर बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न आ गया है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र स्थित है ना वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। 17 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की तरफ कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1992 में, कि ऑप्शन डी में यहाँ दिखाता हूँ 2004 में। बताइए प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? एक बार प्रश्न फिर पढ़ेंगे कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये डेट याद रखिएगा 1992 में हुआ था। कब? तो हमारे भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? अब 4 ऑप्शन में से बताना है कि संघीय राज्य कौन नहीं है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश,
ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें संघीय राज्य नहीं है आप लोगों का दिल्ली, ठीक है, ये आपका संघीय राज्य नहीं है। बाकी आपका मणिपुर हुआ है, हिमाचल प्रदेश हुआ, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी संघीय राज्य हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20वां देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है कि काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थीं। ऑप्शन ए क्रोध की, ऑप्शन बी शांति की, ऑप्शन सी अश्वेत शक्ति की, ऑप्शन डी खुशी की। बताइए। तो हमसे प्रश्न ये पूछा है कि काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अश्वेत शक्ति की, ठीक है, अश्वेत शक्ति के प्रतीक हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऑप्शन ए धर्म का कोई स्थान नहीं, ऑप्शन बी एक राष्ट्र के एक धर्म में विश्वास, ऑप्शन सी केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, ऑप्शन डी सभी धर्मों को समान समझना। तो पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में इनमें से कौन सी कंडीशन लागू होती है, ठीक है। 21 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में होता है कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है, ठीक है, मतलब ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 यह है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सतलुज बांध से, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो आपका सरदार सरोवर बांध से संबंधित था। किससे, सरदार सरोवर बांध से, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 है कि राजनीति एक, यहाँ पे आपको भरना है का क्षेत्र है। मतलब प्रश्न यह है कि राजनीतिक एक संभावनाओं का क्षेत्र है कि विकल्पों का क्षेत्र है कि प्रयासों का क्षेत्र है कि ये सभी। तो देखिए राजनीति जो है ना, राजनीति आप लोगों का संभावनाओं का क्षेत्र है। किसका, संभावनाओं का। ऑप्शन ए जो है ये क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। अब चारों ऑप्शनों में से बताना है कि किसे औसत आय भी कहते हैं। ऑप्शन ए कुल आय को, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय को, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय को, कि यह सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए औसत आय किसको कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। देखिए प्रश्न नंबर 25 यह है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अब किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है हरियाणा की, ऑप्शन बी बिहार की, ऑप्शन सी राजस्थान की, ऑप्शन डी मेघालय की। बताइए राइट आंसर क्या होगा 25 का, कि किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखिए हरियाणा की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है इन चार ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार देता है। ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्रक। जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो सबसे अधिक रोजगार देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, भूलिएगा मत। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न मैं आपको दिखाऊं। प्रश्न 27 देखिए, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई। कह रहा है कि किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई। ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2005 में, कि ऑप्शन डी यहाँ पे 2000 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। ऑप्शन ए 2 देशों के मध्य, ऑप्शन बी 2 प्रदेशों के मध्य, ऑप्शन सी 2 नगरों के मध्य, ऑप्शन डी 2 गांवों के मध्य। किनके 2 मध्य को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए विदेशी व्यापार हम कहते हैं 2 देशों के मध्य। जब 2 देशों के मध्य व्यापार होता है तो उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिखाता हूँ 29। देखिए प्रश्न नंबर 29 ये है
बहुत प्यारा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1993 में, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995 में, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1990 में, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1985 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब? 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30वें की तरफ। प्रश्न नंबर 30वां यह है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, मतलब कौन उत्पादन का साधन है? ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी सेवाएं, ऑप्शन डी कर। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30वें का? तो निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन पूछ रहा है ना, उत्पादन का साधन हो जाएगा आपका ए पूंजी। पूंजी जो है उत्पादन का साधन है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 31 की तरफ। देखिए प्रश्न 31 यह है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी वाशिंगटन में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जिनेवा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32। देखिए प्रश्न नंबर 32 क्या है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन में पढ़ता हूँ, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है 1982 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1986 में। बताइए 32 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, एक बार प्रश्न फिर पढ़ता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो पाए। प्रश्न यह था कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1986 में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न के। तो प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 यह है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1815 में, ऑप्शन बी 1830 में, ऑप्शन सी 1848 में, ऑप्शन डी 1871 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर पहला 1815 में। ठीक है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो होगा उस राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न में दिखाता हूँ 34। देखिए 34 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1788 में, ऑप्शन बी 1789 में, ऑप्शन सी 1790 में, ऑप्शन डी 1787 में। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 35। देखिए प्रश्न नंबर 35 यह है कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? जब गांधी जी भारत आए तो सबसे पहला अपना सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किए? ऑप्शन ए बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी अहमदाबाद आंदोलन। बताइए 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले उन्होंने अपना जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाया था। ठीक है, जब भारत आने पर गांधी जी सबसे पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं 36 है कि करो या मरो का नारा किसका था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी भगत सिंह, कि ऑप्शन डी में पढ़ता हूँ यहाँ पे महात्मा गांधी। बताइए तो करो या मरो का नारा किसका था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबको मालूम होगा कि करो या मरो का नारा किसका है? ऑप्शन डी महात्मा गांधी का ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 37 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 37 यहाँ पे यह है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन बी वनमुनल, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी अति पशुचारण। बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है ना, वो आपका अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई। मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी मानी जाती है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी लेटराइट मृदा। सबको मालूम होगा कि काली मृदा ही सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न के, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 ये है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है?
तो सिंपल है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, सबको मालूम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत आप लोग। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखिए 40वां प्रश्न क्या है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। तो देखिए टिहरी बांध परियोजना जो है ना उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 40वां। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41। सलाल बांध किस नदी पर बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? और ऑप्शन ए महानदी पे, ऑप्शन बी चुनाव होता है, चुनाव नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की गई है, चिनाव होता है। और ऑप्शन डी सतलुज नदी पे, ऑप्शन डी कृष्णा नदी पे। बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए सलाल बांध जो है वो चिनाव नदी पे बना है, मतलब दूसरा ही राइट आंसर होगा। चिनाव होता है। ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो ये पूरा प्रश्न क्लियर हो गया ना। सलाल बांध किस नदी पे बना है? तो चिनाव नदी पे। ठीक है, ये चिनाव नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 42। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन ए तेल शोध कारखानों के लिए, ऑप्शन बी फिल्मी सिटी के लिए, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है ना, सबको मालूम होना चाहिए कि वो तेल शोध कारखानों के लिए ही, पेट्रोलियम के लिए आप लोगों का प्रसिद्ध है मुंबई हाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 43। देखिए प्रश्न नंबर 43 यह है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ऑप्शन ए पाइपलाइन, ऑप्शन बी रेल परिवहन, ऑप्शन सी सड़क परिवहन, ऑप्शन डी वायु परिवहन। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन जो है वो प्रमुख साधन है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर देखते हैं 44। देखिए प्रश्न 44 ये है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? मतलब किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी चाय। बताइए तो इसका राइट आंसर तो सबको मालूम होगा कि जो उर्वरक का जो निर्यात भारत नहीं करता है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 45। देखिए प्रश्न नंबर 45 यह है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है? बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है? ऑप्शन ए 1676 मिमी, ऑप्शन बी 1000 मिमी, ऑप्शन सी 762 मिमी, ऑप्शन डी 610 मिमी। बताइए क्या होगा राइट आंसर कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है? तो देखिए बड़ी लाइन की जो चौड़ाई है, याद रख लीजिएगा डेट, ये आप लोग कि 1676 मिमी है। कितना? 1676 मिमी है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 46। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका उत्तर सभी लोग देंगे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? नेशनल हाईवे। तो बताइए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH44, NH8, NH11, NH88। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का? तो ऑप्शन ए NH44 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 47 यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1945। बताइए क्या राइट आंसर होगा 47 का? तो देखिए श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? सन 1948 में। मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48। देखिए प्रश्न 48 ये है कि निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? ऑप्शन ए विधानसभाओं में, ऑप्शन बी लोकसभाओं में, ऑप्शन सी पंचायती राज्य संस्थाओं में, ऑप्शन डी राज्यसभा में। बताइए 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? ऑप्शन ए नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, कि नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था,
कि उपयुक्त में से एक सभी। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महात्मा गांधी थे वो नमक को अत्यधिक महत्व इसलिए दिए क्योंकि नमक का जो प्रयोग था वो अमीर गरीब सभी करते थे। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसका उत्तर सभी लोग सही देंगे कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन ए पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन बी तांबा के लिए, ऑप्शन सी जस्ता के लिए, ऑप्शन डी यूरेनियम के लिए। बताइए तो अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा 50 क्वेश्चन हमने कराया, 50 में से देखिए कितना क्वेश्चन आपने किया है, कमेंट करके जरूर आप बताइए। 50 में से कम 45 तो सही होना ही चाहिए आप लोगों का। जितना भी हो ईमानदारी से बताइएगा आप लोग। अब वीडियो को पूरा का पूरा आपको शेयर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।